हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक रानी नागफनी की कहानी, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी, उसके आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जी, लेसन का नाम है टूटना प्रेम राजकुमारी नागफनी का और करना तैयारी आत्महत्या की। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पड़ोसी राज्य के राजा राखड़ सिंह की बेटी राजकुमारी नागफनी पलंग पर हताश पड़ी है। दासियां पंखा झुला रही हैं। राजकुमारी की आंखों से आंसू निकल रहे। दाएं बाएं दो दासियां पाउडर का डिब्बा लिए खड़ी हैं। ज्यों ही आंसू निकलता दासी उसे पोंछकर पाउडर छिड़क देती। राजकुमारी का सिर गोद में लिए उसकी सखी करेला मुखी बैठी है। पाठकों, करेला मुखी का नाम निरर्थक नहीं है। बचपन में जब उसकी बोली पहली बार फूटी तो पहला शब्द उसके मुंह से गाली का निकला। यह देखकर उसके माता पिता ने उसका नाम करेला मुखी रख दिया। करेला मुखी नागफनी के सिर पर हाथ फेरती उसे समझा रही है, राजकुमारी धीरज रखो। नागफनी ने सिसकते हुए कहा, कैसे धीरज रखूं, तू ही बता सखी। आज 5वीं बार मेरा प्रेम टूटा है। कितने आघात मेरे हृदय ने सहे हैं। अब तो मैं प्रेम करते करते थक गई हूँ। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी, प्रेम का पथ कांटों से भरा ही है, इससे क्या घबराना। हर घाव का मरहम होता है। एक प्रेम का घाव भी दूसरे प्रेम के मरहम से भर जाता है। नागफनी बोली, मेरे घाव नहीं भर सकते। एक घाव सूखता नहीं कि दूसरा हो जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे देखते देखते ही कितनी लड़कियों ने प्रेम किया और उनका प्रेम सफल भी हुआ। उनके प्रेमियों ने या तो उनसे विवाह कर लिया या आत्महत्या कर ली। उस भानुमति को ही देखो, ना अच्छी साड़ियाँ हैं उसके पास और ना ठीक से मेकअप करती है, पर उसके प्रेमी ने उससे विवाह कर लिया। जूही के प्रेम में अभी तक 2 आदमी आत्महत्या कर चुके। एक मैं अभागिन हूँ जिसने 5 से प्रेम किया, पर एक भी ना विवाह करने को तैयार हुआ और ना आत्महत्या करने को। सब ने किसी और से शादी कर ली। अब मैं क्या करूँ? मैं ऊंचे कुल की कुमारी हूँ। मेरे कुल की नारियाँ पुराने जमाने में हंसते हंसते आग में कूद जाती थी। मुझे तो पहला प्रेम टूटने पर ही आत्महत्या कर लेनी थी, पर मैंने धैर्य धारण किया। अब मैं हार गई हूँ। अब तो मैं आत्महत्या करूंगी। यह सुनकर करेला मुखी कांप उठी। समझाने लगी, राजकुमारी, इतनी उतावली मत हो। जैसे 5 वैसे 6, एक ट्रायल और करो। कल शाम को नगर सेठ का लड़का उड़ाऊमल तुमसे मिलने आने वाला है। तुम उससे प्रेम करो। उसके रंग ढंग से मालूम होता है कि वह या तो शादी कर लेगा या आत्महत्या। नागफनी हट करने लगी। उसने कहा, नहीं, नए प्रेम के लिए मुझ में उत्साह ही नहीं रहा। अब सिर्फ मर जाने का उत्साह मेरे मन में है। करेला मुखी समझाकर हार गई, पर नागफनी अपने निश्चय पर अटल रही। और क्यों न रहे, आन बान वाले कुल की थी। बड़ी शांति से उसने करेला मुखी से कहा, सखी, तू आत्महत्या के प्रकारों की खोजबीन करके यह बता कि किस प्रकार आत्महत्या करना है। मेरे कुल की प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा। सारा प्रबंध भी तुझे ही करना है। करेला मुखी बहुत दुखी हुई। वह एक आय के साथ उठी और प्रबंध करने चली। इधर नागफनी अंतिम चिट्ठियां लिखने बैठ गई। उसने एक चिट्ठी अपनी माँ को लिखी, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर सदा के लिए जा रही हूँ। मैं जीवन से निराश हो गई हूँ। आज मुझे 5वें प्रेमी ने धोखा दिया। मैंने 5 बार प्रेम किया, पर किसी ने ना मुझसे शादी की ना आत्महत्या की। मुझे धिक्कार है। मैं तुम्हारी बेटी कहलाने की योग्य नहीं हूँ। तुम मुझे क्षमा करना। तुम्हारी अभागिन बेटी नागफनी। देन दूसरा पत्र। इसके बाद उसने आत्महत्या के संबंध में अखबारों के लिए एक वक्तव्य तैयार किया। यह वक्तव्य प्रेमियों के नाम खुली चिट्ठी के रूप में था। यह नीचे दिया जाता है, मेरे भूतपूर्व प्रेमियों, मैं तुम लोगों के कारण जान दे रही हूँ। यदि तुम लोगों में तनिक भी राजभक्ति होती तो तुम में से कोई एक प्राण देकर मुझे बचा सकता था, पर तुम सब कायर हो। ना जाने इस देश के युवकों को क्या हो गया है। वह एक जमाना था कि राजकुमारी के लिए सैकड़ों युवक प्राण देने को तैयार रहते थे, और अब मुझे एक मरने वाले का टोटा पड़ रहा है। यह देश कहाँ जा रहा है। इस देश का कितना पतन हो गया। मेरे पिता के पास इतना धन है, ऐश्वर्य है। मैं इतने बड़े बाप की बेटी हूँ। मैं एक छोटी सी चीज़ चाहती थी, एक आदमी की जान, और तुम लोगों की जान इतनी महंगी नहीं है। अगर तुम में से कोई आत्महत्या कर लेता तो मैं अपना प्रेम सफल समझती। आत्महत्या नहीं कर सकते थे तो शादी कर सकते थे। तुमसे कुछ नहीं हुआ। मैं तो जा रही हूँ, पर मैं अपनी बहनों को सावधान कर रही हूँ कि जब तक कोई पुरुष आत्महत्या विवाह करने का वादा ना करे, उससे प्रेम ना करे। तो वो अखबार में ये हस्ताक्षर देती है कि नागफनी।
तब उसने अलमारी खोली, अपने प्रेमियों के पत्र निकाले और उन्हें जला दिया। इसके बाद उसने अपने प्रेम पत्रों की नकलें और प्रेमियों के पत्र निकाले। उसने अपनी डायरी पूरी की और पत्रों तथा डायरी को कागज में लपेटकर बांधा और ऊपर राज्य के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखा। इस लेखक के नाम भी उसने एक पत्र लिखा। मेरे प्रिय लेखक, मैं प्रेम में विफल होकर आत्महत्या कर रही हूँ। मैं तुम्हारे उपन्यास और कहानियाँ पढ़े हैं और पसंद किए हैं। मैंने देखा कि तुम्हें सेनेटोरियम में पड़ी हुई आत्महत्या करने वाली प्रेमिका अपने पत्र और डायरी भेजती है और तुम उन पर से कहानियाँ या उपन्यास लिख देते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग तुम्हें यह सामग्री क्यों भेजते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, राज्य की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं। मैं सोचती हूँ परंपरा के कारण ही ऐसा होता है। तुम्हारा 2 सालों से कोई उपन्यास नहीं छपा। कारण यह मालूम होता है कि तुम्हें इस बीच किसी निराश प्रेमिका ने चिट्ठियाँ और डायरी नहीं भेजी। मुझे तुम पर दया आती है। तुम जैसा अच्छा लेखक प्रेमिकाओं की चिट्ठियों के अभाव में मर रहा है। साहित्य की हानि होते मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये चिट्ठी और डायरियाँ तुम्हें भेज रही हूँ। इनसे तुम एक उपन्यास और 10-12 कहानियाँ लिख सकते हो। तुम बहुत स्थिरमती लेखक हो। जो लाइन पकड़ लेते हो पकड़े रहते हो। बसंतपुर के सैनिटेरियम में जिसे खुले 5 वर्ष हुए, अभी तक कुल 37 निराश प्रेमिकाएं भर्ती हुई हैं। पर मैंने हिसाब लगाया कि तुमने अपनी कहानियों में 73 को वहाँ भेजा है। उक्त 37 में से 25 बच गई हैं और सिर्फ 12 मरी हैं। पर तुम्हारी कहानियों की सब नायिकाएं मर गई हैं। तुम्हें ना जाने कहाँ से ये आंकड़े मिल जाते हैं। जो हो लो, यह सामग्री संभालो और इसका उपयोग करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तुम्हारी प्रशंसिका नागफनी। करेला मुखी बड़ी व्यस्त सी आई। कहने लगी, राजकुमारी, मैंने आत्महत्या की और प्राचीन और नवीन विधियों का अध्ययन किया। पुराने जमाने में आग में कूदने की प्रथा थी। अब कुछ स्त्रियां कपड़ों पर तेल डालकर आग लगा लेती हैं। फांसी लगाने और जहर खाने की प्रथा थी। अधिक भावुक स्त्रियां तो दूसरी स्त्रियों के अच्छे कपड़े और जेवर देखकर ही प्राण त्याग देती हैं। उस दिन नगर सेठ की लड़की बढ़िया साड़ी और गहने पहन कर निकली तो व्यापारी मोहल्ले में जहाँ से वह निकली लाशें भिज जाती थी। पर तुम इतनी भावुक नहीं हो और ना किसी स्त्री के पास ऐसी चीज हो सकती है जिसे देखकर तुम ईर्ष्या करो। हाँ, पति को छोड़कर तुम्हें जल समाधि लेनी चाहिए। निराश प्रेमिकाएं भेड़ाघाट के जलप्रपात में कूदकर आत्महत्या करती हैं। तुम भी कल प्रातः वहां चलकर घाट पर डेरा डालो और तीसरे पैर तक जल में प्राण विसर्जित करो। भेड़ाघाट का नाम सुनकर नागफनी कांप उठी। कहने लगी, सखी, वहाँ तो बड़ा गहरा पानी है, मुझे डर लगता है। करेला मुखी ने आश्वस्त किया, नहीं, डर की कोई बात नहीं। गर्मी की ऋतु में वहाँ पानी काफी कम हो जाता है। नागफनी का मन कुछ शांत हुआ। उसने करेला मुखी से कहा, सखी, मेरा सब काम पूरा हो चुका है। ये चिट्ठी और यह पुलिंदा दोनों को मेरी मृत्यु के बाद यथा स्थान पहुंचा देना। करेला मुखी ने सब सामग्री ले ली। राजकुमारी ने उसे जाकर प्रबंध करने का आदेश दिया। पर करेला मुखी मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही और उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। नागफनी ने यह देखा तो उससे लिपट गई। दोनों सखियां बड़ी देर तक सावन भादों के रूप में रोती रही। करेला मुखी ने रोते रोते कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, नागफनी बोली, नहीं मेरी प्यारी करेला मुखी, तेरे मरने का कोई कारण नहीं है। अभी तो तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया। मेरे प्रेम में व्यस्त रहने के कारण तुझे अपना प्रेम करने का समय ही नहीं मिला। अब तू मन लगाकर प्रेम करना। यदि तेरा विवाह हो सका तो मेरी आत्मा को उस लोक में बड़ी शांति मिलेगी। करेला मुखी ने कहा, राजकुमारी, मुझे साथ ले चलो। यदि तुम्हारा विवाह होता तो राजा साहब दहेज के साथ मुझे भी तुम्हारे साथ भेज देते। जब तुम इतनी दूर जा रही हो तब क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए? नागफनी ने कहा, नहीं, यह बात दूसरी है और मैं वहाँ बहुत दिन नहीं रहूँगी। वहाँ आत्मा की हर इच्छा ईश्वर पूरी करते हैं। मैं उनसे वर मांगू कि मुझे पुरुष बनाकर पृथ्वी पर भेजे और मेरे उन धोखेबाज प्रेमियों की स्त्री बनाए। मैं उन 5 से शादी करूंगी और उन्हें खूब कष्ट दूंगी। करेला मुखी को यह बात पटी नहीं। उसने कहा, राजकुमारी, ऐसी गलती मत करना। 5 स्त्रियों का पति खुद ही कष्ट भुगतता है। भूल कर भी ऐसा वर मत मांगना। इसके बदले तुम यह वर मांगना कि उन 5 की स्त्रियां खूब लड़े और चैन न लेने दें। नागफनी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो, पर तू साथ चलने का हट मत कर। करेला मुखी ने फिर आंसू टपकने लगे।
कहने लगी, पर मेरा अब कौन सहारा है। नागफनी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, घबरा मत, मैं तेरा इंतजाम कर जाऊंगी। मैं तुझे इतना धन दे जाऊंगी कि तुझे कभी कोई कमी नहीं रहेगी। पगली, धन से बड़ा संगी और मित्र कोई नहीं है। तेरे पास धन रहेगा तो 4 स्त्रियां तेरे ही आगे पीछे फिरेंगी। अच्छा, अब तू जाकर आत्महत्या का प्रबंध कर, मैं जरा आराम कर लूँ। करेला मुखी ने अपने भविष्य के बारे में अस्वस्थ होकर प्रबंध करने चली गई। नागफनी आराम करने लगी। मिलना नागफनी और अस्तभान का और मचलना मन का। भारत खंड के मध्य में परम पावन पाप विनाशिनी नर्मदा नदी बहती है, जो भारत माता की करधनी की तरह सुशोभित है। पुराणों में नर्मदा का बड़ा महात्म्य गाया गया है। वह गंगा से भी अधिक महिमामयी बताई गई है। नर्मदा अमरकंटक के पर्वतों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे कई सुंदर नगर और घाट हैं। नर्मदा में भेड़ाघाट नामक स्थान पर बड़ी भारी जलप्रपात है। लगभग 40 फीट ऊपर से पानी नीचे एक कुंड में गिरता है। सयाने लोग जब अपने ज़माने के सस्ते गेहूं की बात करते हैं, तब यह भी कहते हैं कि हमारे ज़माने में यहाँ पानी 100 फीट ऊपर से गिरता था। अब ज़माना खराब आ गया, इसलिए कम ऊंचाई से गिरता है। पानी के गिरने से जलकण हवा में तैरते हैं और धुआं सरीखा छाया रहता है। उससे देख ऐसा लगता कि मानो किसी विधान सभा के सदस्य एक दूसरे पर धूल फेंक रहे हों। भेड़ाघाट का दो कारणों से बड़ा महत्व है। पहला, इसके पास ही एक बड़ा नगर है जहाँ देश विदेश से पर्यटक और नेता आते रहते हैं। इन लोगों की नज़रों से शहर की गंदगी और सड़कों के गड्ढे छिपाने के लिए इन्हें एकदम भेड़ाघाट दिखाने ले जाते हैं और शाम तक वहाँ बहलाकर रात की गाड़ी से रवाना कर देते हैं। प्रकृति का उबड़ खाबड़पन खूबसूरती माना जाता है, बड़े मनुष्य का उबड़ खाबड़पन गंदगी। दूसरा, यह आत्महत्या करने के लिए बड़ा सुंदर स्थान है और यहाँ दूर दूर से आत्महत्या करने के इच्छुक आते हैं। सरकार के आत्महत्या विभाग ने इस स्थल को 3 प्रकार की आत्महत्याओं के लिए निश्चित किया: परीक्षा में फेल होना, प्रेम में विफल होना और बेकारी, बीमारी, मुकदमा, बिना ब्याह मां बनना, पति या पत्नी की बेवफाई आदि कारणों से आत्महत्या करने के लिए दूसरे स्थान निश्चित किए गए। सरकार के आत्महत्या विभाग ने यहाँ बड़ा अच्छा प्रबंध किया। जितना ध्यान सरकार पर्यटकों को इस सौंदर्य स्थली के प्रति आकर्षित करने पर देती है, उतना ही आत्महत्या करने वालों की सुविधा पर यहाँ आत्महत्या विभाग की ओर से एक दफ्तर खुला है जिसमें आत्महत्या अधिकारी बैठता है। इसके मातहत कई कर्मचारी कार्य करते। मरने वालों को पहले दफ्तर में जाकर अपना नाम, पता, कारण आदि दर्ज कराने पड़ते। उसे एक टिकट मिलती है जिस पर उसका नंबर लिखा होता है। वह टिकट लेकर तैयार हो जाता है और जो ही घाट पर खड़ा आत्महत्या इंस्पेक्टर उसका नंबर पुकारता वह कुंड में कूद पड़ता है। यदि किसी को साहस अंतिम क्षणों में ढीला पड़ जाए तो वह सरकारी कर्मचारियों से सहायता मांगने का अधिकारी है। उसके कहने पर कर्मचारी उसे उठाकर कुंड में डाल देते हैं। इसी दफ्तर से लगा हुआ आंकड़ा विभाग का दफ्तर है, जो प्रतिदिन के आंकड़े निकालकर प्रधान कार्यालय को भेजता है। राज्य आंकड़ों पर बहुत ध्यान देता है। राज्य के आधे कर्मचारी काम करते हैं और शेष आधे बैठे आंकड़े निकालते हैं। राज्य के आंकड़े सारे संसार में प्रसिद्ध है। डाक विभाग ने यहाँ एक डाकघर भी खोल दिया है, जिससे मरने वालों को अंतिम पत्र लिखने की सुविधा हो। नौकरी देने के दफ्तर से दिन में 3 बार सरकारी बसें यहाँ आती है, जो उन लोगों को निःशुल्क आत्महत्या करने के लिए पहुँचा देती जिन्हें नौकरी नहीं मिली। वे सरकारी बस में आकर बैठ जाते हैं और यहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। ये बसें बहुत सुंदर हैं। इन्हें विशेष रूप से सजाया जाता है। रोज़ ताज़े फूलों की मालाएं इन पर डाली जाती हैं और रंग बिरंगे झंडे इन पर पड़ते हैं। इस प्रकार की बसें रिजल्ट निकलने के मौसम में विश्वविद्यालय भी चलाता है। आत्महत्या का ऐसा अच्छा प्रबंध किसी राज्य में नहीं और अनेक देशों के प्रतिनिधि मंडल इस व्यवस्था का अध्ययन करने यहाँ आते हैं। इस मौसम में यहाँ बड़ी भीड़ रहती है। यही समय परीक्षाओं के रिजल्ट खुलने का और इन्हीं दिनों विवाह भी होते हैं। जो विद्यार्थी फेल होते हैं और जिन तरुण तरुणियों का प्रेम विफल हो जाता है, अर्थात प्रेमी या प्रेमिका से विवाह नहीं हो पाता, वे आत्महत्या करने आ जाते हैं। कुछ युगल जिनका विवाह माता पिता या समाज नहीं होने देते, वे जोड़े यहाँ से आत्महत्या करने आते हैं। कुछ सयानों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उस लोक में प्रेमी प्रेमिका के विवाह में कोई बाधा नहीं। ये सयाने उस लोग जाकर अपनी आंखों से देख आए हैं कि प्रेमी युगल
युगल विवाह करके बड़े आनंद में वहाँ रहते हैं। इसी विश्वास के कारण जब प्रेमी युगल आत्महत्या करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहे हैं। इस साल भीड़ अधिक है क्योंकि रिजल्ट बहुत खराब निकले। विश्वविद्यालय की एक जांच समिति बैठी है जिसने उस कारणों की खोज की है जिनसे पढ़ाई का स्तर नीचे होता जा रहा है। उनकी सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि अध्यापकों का वेतन और कम करना चाहिए तथा जिन्हें कहीं और नौकरी ना मिले उन्हीं को अध्यापक बनाना चाहिए। जब सब जगह अयोग्य ठहराया गया आदमी अध्यापक बनेगा और उसे वेतन भी बहुत कम मिलेगा तो वह अपने काम को सेवा और त्याग की भावना से करेगा और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। समिति की एक सिफारिश यह भी है कि प्रश्न पत्र वर्ष के आरंभ में विद्यार्थियों को देने चाहिए। ऐसा करने से वे मन लगाकर पढ़ेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी वे मन लगाकर इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें पता है कि परीक्षा में क्या आ जाए। ऐसी अनिश्चितता में कोई कैसे पढ़ेगा? अंधेरे में पत्थर फेंकने से क्या लाभ? सरकार इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित करने का इरादा कर रही है। प्रेम की विफलता के कारणों की जांच करने के लिए भी सरकार ने एक समिति बैठाई है जिसे 2 साल तक इन परिस्थितियों का अध्ययन करके यह सिफारिश की है कि चूंकि प्रेम इतना टूटता है, प्रेम होता है, इसलिए प्रेम होने नहीं देना चाहिए। जब प्रेम ही नहीं होगा तो प्रेम विफल भी नहीं होगा। इसके लिए स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियों को परस्पर घृणा करना सिखाना चाहिए। लड़के लड़की में कभी संपर्क नहीं होने देना चाहिए। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए जिनके अनुसार एक दूसरे को देखने वाले और नज़दीक आने की कोशिश करने वाले लड़के लड़की को कठोर दंड मिले। विवाह संबंध माता पिता को तय करना चाहिए और जो लड़का या लड़की संबंध का विरोध करे उसे प्राणदंड मिलना चाहिए। कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे विवाह होने के बाद ही युवक और युवती यह जान पावे कि मनुष्य जाति में ही हमसे भिन्न प्रकार का एक प्राणी होता है। यह सिफारिशें भी सरकार लागू करने वाली है और आशा है कि इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। घाट पर कुंवर अस्तभान का तंबू लगा है। अस्तभान को टिकट मिल गई है और वह आराम से बैठा हुआ अपना नंबर पुकारे जाने की राह देख रहा है। उसके पास उसके कुछ सहपाठी और मित्र बैठे हैं। मुफतलाल छाया की तरह अस्तभान के साथ है और अस्तभान को डर है कि कहीं वह उसके पीछे कूद ना पड़े। उसने 2 सेवकों को आदेश दे रखा है कि जब मैं कूदूं तब मुफतलाल को तुम लोग पकड़कर बांध देना। अस्तभान ने अपने पास बैठे सहपाठी विद्या दमन से पूछा, तुम किस विषय में फेल हो गए हो? इतिहास और अंग्रेजी में। इतिहास में कितने नंबर मिले? 100 में से 15 दिए और अंग्रेजी में 150 में से 11 दिए। पाठ को यह एक बात ध्यान देने की है कि अस्तभान पूछ रहा है कितने मिले और विद्या दमन उत्तर देता है इतने दिए। वह यह नहीं कहता कि 15 मिले। बात विचारनी है। विचार पद्धति प्रभाव अनजाने ही भाषा पर पड़ जाता है। जब विद्यार्थी कहता है कि उसे 15 दिए, उसका अर्थ है कि उसे 15 नंबर मिले नहीं, परीक्षक द्वारा दिए गए हैं। मिलने के लिए उसे तो पूरे नंबर मिलने थे, पर 15 नंबर जो उसके नाम पर चढ़े हैं सो सब परीक्षक का अपराध है। उसने उत्तर तो ऐसे लिखे थे कि उसे 100% नंबर मिलने थे, पर परीक्षक बेईमान है जो इतने कम नंबर देते हैं। इसलिए कम नंबर पाने वाला विद्यार्थी मिले की जगह दिए का प्रयोग करता है। अस्तभान ने दूसरे साथी ज्ञान रिपु से पूछा, तुम किस पेपर में फेल हुए? अंतिम पेपर यानी अर्थशास्त्र में। ज्ञान रिपु ने अपनी बात को समझाकर कहा, अर्थशास्त्र का अंतिम पेपर नहीं। जितने पेपर विश्वविद्यालय की विवरण पुस्तिका में लिखे हैं उनके बाद भी एक पेपर होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है पर जिसका कहीं उल्लेख नहीं। इस पेपर का विषय होता है यह पता लगाना कि किस विषय की उत्तर कापियाँ किसके पास जचने गई हैं और फिर उनसे नंबर बढ़वाना। जो इस पेपर में पास हो जाता वह सब में पास हो जाता है। मैं इसी में फेल हो गया हूँ कुंवर। इतना कहकर ज्ञान रिपु एकदम उठकर घाट की ओर भागा। उसका नंबर पुकारा जा रहा था। मुफतलाल ने कहा, कुमार आप भी तैयार हो जाएं, आपका नंबर आने में देर नहीं है। अस्तभान तंबू के भीतर नए कपड़े पहने और श्रृंगार करने चला गया। लगभग 100 गज की दूरी पर राजकुमारी नागफनी का तंबू लगा था। राजकुमारी बड़ी देर से भीतर मेकअप कर रही थी। मेकअप पूरा हो जाने पर बाहर आई। उसने चारों ओर देखा, वहाँ हलचल मच गई। आत्महत्या के लिए उतावले सैकड़ों युवक
सैकड़ों युवक उसकी ओर लालसा से देखने लगे। कितने ही उसके नज़दीक सिमट आए। नागफनी अपने रूप का प्रभाव देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि उस लोक में वह उर्वशी और मेनका को उनके आसन से उतार देगी। इसी समय अस्तभान भी सच कर आया और चारों तरफ देखने लगा। चलते चलते उसकी नजर नागफनी पर पड़ी। नागफनी ने भी अनायास उधर दृष्टि घुमाई और दोनों की आंखें मिल गई। अब तो आंखों की बातें होने लगी। नागफनी सुध-बुध खो बैठी। उसका पल्ला अनजाने ही खिसक गया। अस्तभान भी पुलकित हो गया। बड़ी देर दोनों इस प्रकार खड़े रहे। अस्तभान को तब होश आया जब उसे मुफतलाल ने आकर झकझोरा। अस्तभान ने पूछा, मुफतलाल, वह कौन है? मुस्कुराकर कहा, कुमार, वह राजा राखण सिंह की बेटी राजकुमारी नागफनी देवी है। अस्तभान बोला, आहा, यह वही नागफनी है जिसके रूप गुण की प्रशंसा मैं सुनता आ रहा हूँ। मित्र, यह तो रूपवती किस परीक्षा में फेल हुई? मुफतलाल ने कहा, राजकुमार, यह परीक्षा में फेल नहीं हुई, प्रेम में विफल हुई है। कुमार फिर नागफनी को देखने लगा। मुफतलाल ताड़ गया कि वह अपना हृदय खो चुका है। कहने लगा, कुमार, मैं समझ गया कि मन से मन का मेल हो गया। मैं जाता हूँ और मिलने का ढब जमाता हूँ। मुफतलाल नागफनी के डेरे की ओर चला। उधर नागफनी की सुध जब लौटी तो उसने देखा कि करेला मुखी उसका पल्ला संभाल रही है। वह सकुचा गई। करेला मुखी ने हंसते हुए कहा, प्रेम ऐसी सुध-बुध नहीं खोते राजकुमारी। सुध-बुध खोने से शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दे दिया। नागफनी मुस्कुराई। पूछा, सखी, वे कौन है? करेला मुखी ने कहा, वे राजा भयभीत सिंह के पुत्र कुंवर अस्तभान सिंह हैं, जो परीक्षा में फेल होकर आत्महत्या करने आए हैं। यह सुनकर नागफनी का हृदय हर्ष से विकल हो गया। कहने लगी, आह, जिनके गुणों के गीत चारण गाते हैं, ये वही राजकुमार अस्तभान है। तुझे याद है सखी, पिछली विजयदशमी पर उस राज्य से जो चारण आया था, वह क्या कहता था? मेरे कानों में वे शब्द आज भी गूंज रहे हैं। कहता था कि जिस स्त्री से कुमार का एक वर्ष भी प्रेम हो जाए, उसे ससुराल के वस्त्र और भूषण जीवन भर नहीं पहनने पड़ते। कुमार उसे इतना दे देते हैं। सखी, तुझसे मेरा कुछ छिपा नहीं है। मेरा जी उन पर आ गया है। हे सखी, मैं प्रेम की आग में जल रही हूँ। तू मेरा संदेशा उनके पास पहुंचा। यह सुनकर करेला मुखी अस्तभान के तंबू की ओर बढ़ी। उधर से मुफतलाल आ रहा था। दोनों की भेंट राय में हो गई। मुफतलाल ने चुहल की, अपनी राजकुमारी से कह दो कि हमारे राजकुमार पर इस तरह मोहिनी ना डाले। वे आत्महत्या करने आए हैं, पर उनका मन बदलने लगा है। करेला मुखी भी एक ही थी। उसने झट जवाब दिया, तुम ही ना अपने राजकुमार से कह दो कि भाले घर की औरतों को इस तरह क्यों घूरते हैं। हमारी राजकुमारी का मन भी तो ढीला पड़ने लगा है। मुफतलाल को करेला मुखी का स्वभाव पसंद आया। उसने कहा, ठिठोलिया छोड़ो और आगे की सोचो। ऐसी जोड़ी चिराग ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। यदि इनकी शादी हो जाए तो दो घर ना बिगड़ेंगे। यदि अलग अलग शादी हुई तो दो घर बिगड़ जाएंगे और इनके जीवित रहने से तुम्हारा हमारा आमदनी का सिलसिला भी चलता रहेगा। जब मन से मन का मेल हो जाए तो संबंध हो ही जाना चाहिए। मैं कुंवर को लेकर आता हूँ, तुम राजकुमारी को तैयार करो। जय सलाहकर दोनों अपने अपने डेरे को लौट गए। मुफतलाल ने अस्तभान से कहा, कुमार, मरना तो है ही, आज मरे या कल, इस साल या आगामी साल। मैं सोचता हूँ कि अगले साल मार्च में एक बार फिर परीक्षा में बैठ देखिए। इस अवधि में राजकुमारी नागफनी से प्रेम कर लीजिए। बहुत संभव है आप दोनों का विवाह हो जाए, क्योंकि इस बार राजकुमारी विवाह का दृढ़ निश्चय करके प्रेम करेगी। यदि विवाह हो गया तो आप पास हो गए तो सुख से जीवन यापन करेंगे। यदि पास ना हुए तो आप अकेले आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि नागफनी भी आपके साथ सती हो जाएगी। यदि आपका प्रेम सफल ना हुआ तो परीक्षा और प्रेम दोनों में फेल होने के कारण आत्महत्या का श्रेय आपको मिलेगा। इस भांति हे राजकुमार, सब प्रकार से आपको लाभ है। चलिए, राजकुमारी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अस्तभान ने कपड़े ठीक किए। आईने के सामने जाकर बाल सवारे इत्र छिड़का और रुमाल पर फेर कर नागफनी के डेरे की ओर चल पड़ा। डेरे में नागफनी एक ऊंचे आसन पर तकिए के सहारे बैठी थी। अस्तभान घड़ी भर उसकी ओर एकटक देखता ही रहा। फिर बोला, राजकुमारी की जय हो। मैं कुंवर अस्तभान हूँ, आपका सेवक। आपके रूप और गुणों पर मोहित होकर चला आया हूँ। नागफनी ने उसे प्रेम से पास बिठाया और कहा, राजकुमार का स्वागत है। कुमार, आप तो क्षत्रिय हैं, वीर हैं, फिर भी
4 बार फेल होने पर भी लज्जित नहीं होना चाहिए। अस्तभान ने मीठी चुटकी ली, और आप भी 5वें फेर में विफल होने से प्राण त्यागने लगी। आप जैसी महान नारी तो 1000 बार प्रेम टूटने पर भी ग्लानि का अनुभव नहीं होना चाहिए। राजकुमारी लजा गई, कहने लगी, हाँ, यह मेरी कमजोरी है, पर जब से आपको देखा तब से मेरा मन बदल गया। भगवान ने मेरी जोड़ी जिससे मिलाई वह मिल गया। राजकुमार ने कहा, क्यों ना हो, क्यों ना हो। वह इतना विकल हो गया कि उससे बोलते नहीं बना। उसने नागफनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे सहलाने लगा। तभी करेला मुखी बोल उठी, चलो अब बहुत हुआ, आगे बढ़ना ठीक नहीं। अब दोनों अपने अपने महल लौटो और अपने अपने पिता से शादी के लिए कहो। यह सुनकर दोनों लजा गए और बड़ी मुश्किल से अलग हुए। अस्तभान अपने डेरे को लौटा। इधर नागफनी ने करेला मुखी से कहा, सुन रही, मैंने इतना प्रेम किसी से नहीं किया। करेला मुखी ने कहा, यह बात मैं 6वीं बार सुन रही हूँ, पर अब ऐसा करो कि इससे ब्याह हो ही जाए। नागफनी ने बड़ी चिंता से कहा, सो तो भगवान के हाथ में है। पिताजी ने साफ कह दिया है कि अब प्रेम विवाह नहीं होगा, मैं जिसे तय करूँगा उसी से होगा। सो अभी तो बड़ी बाधाएं हैं। दोनों तरफ से सेवकों को डेरे उखाड़ने का आदेश हुआ। अस्तभान और नागफनी को वापस लौटते देख वहाँ बड़ी खलबली मची। अखबारों के संवाददाता बड़े जोर से विलाप करने लगे। अस्तभान ने उनके पास जाकर पूछा, भाई तुम लोग क्यों रो रहे हो? वो बोले, हमें एक अच्छी स्टोरी मिल रही थी पर वह बर्बाद हो गई। एक बोला, हम में से कई ने अखबारों को स्थान खाली रखने के लिए तार कर दिए थे, अब हमें डांट पड़ेगी। दूसरा कहने लगा, कुमार, हम लोग कैमरे में फिल्म भरकर कब से तैयार खड़े थे, पर आपने एकदम हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया। एक पत्रकार माथा ठोकर कहने लगा, 2 महत्वपूर्ण आत्महत्याएं हो रही थी, ऐसा अच्छा DC डबल कॉलम समाचार जाता, हाय अब क्या होगा। मुफतलाल ने कहा, दोस्तों, यह बड़ी विचित्र बात है। किसी के प्राण बचने से प्रसन्नता होनी चाहिए, पर आप दोनों को दुख हो रहा है। क्या किसी की मौत से आप लोगों को फायदा होता है? एक सयाने पत्रकार ने कहा, पत्रकार के लिए मौत केवल समाचार होती है। अगर हम मौत पर रोने लगे तो सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। महत्वपूर्ण मौत का हमारे लिए बड़ा उपयोग है, उससे रोचक समाचार बनता है। किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए तो सारा संपादकीय संवाद विभाग हर्षित हो जाता। अगर मौत असाधारण परिस्थिति में हो तब तो हमारे लिए वरदान होती है। कुमार और राजकुमारी ने आत्महत्या की ऐसी बड़ी तैयारी की थी, हम सनसनीखेज स्टोरी बना सकते थे, लेकिन सब मिट्टी हो गया। मुफतलाल को पत्रकारों पर दया आने लगी। उसने कहा, मित्रों, हमें आपसे सहानुभूति है। कुमार और राजकुमारी को आत्महत्या ना कर सकने का कम दुख नहीं है, पर विधाता की ऐसी इच्छा थी। मैं समझता हूँ यह जो आत्महत्या टल गई, इसकी भी स्टोरी बन सकती है। कोई चमत्कारिक घटना बना दीजिए। ऐसा लिख दीजिए कि जो ही कुमार और नागफनी देवी पानी में कूदे, वहाँ कमल के 2 फूल खिल गए। कमलों पर दोनों बैठे थे और वे ऊपर उठ रहे थे। फूल उठते समय दोनों को आपस आराम से किनारे पर बिठाकर गायब हो गए। कुमार और कुमारी ने इसे नर्मदा मैया की इच्छा समझा कि वे आत्महत्या ना करें। ऐसा समाचार बना दीजिए। आप लोगों को तो चमत्कार पूर्व समाचार छापने का अभ्यास है। आखिर आप लोग ऐसे समाचार देते ही हैं कि एक बच्चे के 5 सिर हैं, आसमान से खून की वर्षा हो रही, मंदिर में छत से गाय का दूध टपक रहा, शंकर जी की पिंडी 1 6 इंच बढ़ गई, एक सन्यासी मंत्र से मरे आदमी को जिंदा कर रहा है। इसी तरह चमत्कार पूर्ण समाचार यह हो जाएगा। इससे आपका अखबार भी बिकेगा और कुमार को भी प्रकाशन मिल जाएगा। पत्रकारों के जाने के बाद वहां आत्महत्या विभाग और आंकड़ा विभाग के अफसर आ गए। उन्होंने शिकायत की कि आपने निर्णय बदलकर हमारा हिसाब गड़बड़ कर दिया। हम केंद्रीय कार्यालय को तार दे चुके हैं, अब हमें डांट पड़ेगी। हमने आत्महत्या क्यों नहीं की? इन महत्वपूर्ण आत्महत्याओं का विवरण सरकार इन राज्यों में अपने दूतावासों के जरिए प्रसारित करने वाली थी। यह योजना ठप हो गई। मुफतलाल ने अस्तभान से कहा, कुमार, इन लोगों को नुकसान हो गया है, इन्हें कुछ हर्जाना दे देना चाहिए। अस्तभान ने उन्हें कुछ सरफिया दी और खुश होकर चले गए। इधर सेवकों ने तंबू उखाड़ लिया और कुमार कुमारी अपने अपने महलों को चल दिए। रास्ते जहाँ अलग अलग होते थे वहाँ दोनों ने अपने अपने रुमाल निकाल लिए और हिलाने लगे। जब परस्पर आंखों से ओझल हो गए तब रुमाल से आंसू पोंछने लगे। तो दोस्तों, ये रहा अस्तभान और राजकुमारी का मिलना। धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।